नमस्ते विद्यार्थियों। आज हम मध्यकालीन इतिहास के एक टॉपिक जो कि अभी देश में कृषि कानूनों को लेकर के जो विरोध चल रहा है, तो आज अमूमन मेरे मन में ये विचार आया कि हमें ये लेक्चर किसान और कृषि व्यवस्था को लेकर के करना चाहिए। तो हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा मुगल कालीन कृषि व्यवस्था या एग्रीरियन सिस्टम इन मुगल इंडिया। अब इसमें मुगलों के साथ सल्तनत काल में जो कृषि की व्यवस्था थी, जो राजस्व वसूला जाता था, उस सब को एक वाइड पर्सपेक्टिव में मुगल और सल्तनत काल में कंपैरेटिव के तौर पे करेंगे। इसका मैं चर्चा करेंगे और आपसे अपेक्षा है मेरी ये कि आप जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उस समय तक, मतलब यानी कि कल तक, जो ये मैं आज जिस टॉपिक ये मध्यकालीन कृषि व्यवस्था एग्रीरियन सिस्टम ऑफ मेडिवल इंडिया में जो बात करूँगा, उसमें आप कुछ अपने तरफ से अध्ययन करें और उसके क्वेश्चन या आपकी प्रॉब्लम्स या आपकी क्वेरी जो भी हो वो मेरे सामने रखें। तो हम, चूँकि ये जो एग्रीरियन सिस्टम है, ये इतना बड़ा और वाइड पर्सपेक्टिव में होता है कि एक या दो लेक्चर के द्वारा हम इसके सभी डायमेंशंस पर बात नहीं कर पाएंगे या उनको मैं छू नहीं पाऊँगा। तो मेरे लिए ये, आप और मेरे लिए दोनों के लिए इसमें आसानी रहेगी कि आप इस पे मेरे लेक्चर के बाद पढ़ें और उसमें आपकी जो क्वेरीज़ हैं वो मेरे साथ व्हाट्सएप के थ्रू या फ़ोन के थ्रू या जैसे भी आपको सुविधा हो, सारे चैनल मैंने आपसे कन्वर्सेशन के लिए खोल रखे हैं और आप कभी भी बात कर सकते हैं। तो मेरे लिए उसमें आपको एड्रेस करना या आपको तक इस व्यवस्था को समझाने में आपको और मेरे लिए दोनों के लिए सुविधाजनक रहेगा। तो अब हम शुरू करते हैं मध्यकालीन भारत में कृषि व्यवस्था। मध्यकालीन भारत में, जिसमें सल्तनत और मुगल काल दोनों हैं, जो राजस्व का मुख्य स्रोत था राजशाही के लिए या राजतंत्र के लिए, वो कृषि था। जो मुख्य आय का स्रोत होता था वो कृषि होता था और उस जितने भी दूसरे राजस्व के स्रोत थे वो उसके बाद उनकी या कम उनका हिस्सा होता था राजस्व में। तो एग्रीकल्चर व्यवस्था को समझने के लिए एक तो मैं ये समझना पड़ेगा कि है ना, किसानों की कितनी कैटेगरी थी। बेसिकली किसानों की तीन कैटेगरी थी। एक खुद कासत होते थे। खुद कासत वो होते थे जो अपनी ज़मीन पर अपने साधनों के द्वारा खेती करते थे, जिसमें मतलब साधनों से मतलब है कि उनके बैल हो गए, हल हो गया और कृषि के अन्य उपकरण हो गए, जो जिसमें सिंचाई के साधन भी हैं, वो उनके अपने होते थे और वो अपने परिवार और अन्य श्रमिकों की सहायता से उस पर कृषि का कार्य करते थे। वो उनको कहते थे खुद काशत किसान, खुद काशत कृषक। दूसरा होता था पाही। ये किसानों का वो वर्ग था जो अपनी सीमित जमीन के साथ साथ जो दूसरे जो बड़े भूमिहार किसान थे या खेतीहर थे, उनकी ज़मीन भी ये बटाई पर लेते थे और अपने परिवार के साथ दूसरे के कृषि साधनों और जितना इनके खुद के दम पर संभव हो सकता था उनसे कृषि कार्य को संपन्न करते थे। तो ये पाही कृषक होते थे। और पाही कृषक को जो थे वो किसी दूसरे गांव से, किसी दूसरे मतलब जिस मतलब ये जो दूसरे जो बड़े कृषक होते थे उनकी ज़मीन ये दूसरे उससे भी दूसरे गांव में भी लेते थे। इस वजह से भी इनको पाही कहते थे कि इनके लिए मतलब ये सीधा सा अर्थ ये है कि जो इनका मतलब निवासी गांव, जिस गांव के निवासी होते थे, उस गांव के अलावा किसी दूसरे गांव में भी ये दूसरे जमींदार की ज़मीन लेकर के खेती का कार्य करते थे और इसलिए इन्हें पाही कृषक भी कहा जाता है।
और एक तीसरी कैटेगरी थी, वो थी खेतिहर मजदूरों की। जो जमींदार और बड़े जो जमीन के किसान थे, उनकी ज़मीन पर उनके साधनों द्वारा मतलब है ना कि जमींदार के ही साधन होते थे और उसी की ज़मीन होती थी, और कुछ खाने के निर्वाह के साधनों पर ही या उनके बदले में ही ये खेती का कार्य या कृषि का कार्य करते थे। तो ये तीन कैटेगरी हो गई। ये किसानों की तीन कैटेगरी थी जिनके द्वारा कृषि कार्य संपन्न किया जाता था। और ऐसे ही जमीन होती थी कि जिसको कई भागों में बांटा गया। तो एक तो वो जमीन होती थी जो सीधे है ना, जो राज परिवार के उसमें होती थी, जिसको मौर्य काल में मैंने बताया कि सीताध्यक्ष का नियंत्रण होता था। सीताध्यक्ष ये होता था कि वो राज परिवार के नियंत्रण में होती थी, और उन्हीं के उनका जो उपज होती थी वो सीधा राज परिवार को जाती थी। हालांकि मुगल काल में सीताध्यक्ष प्रचलित नहीं रहा, और जमीन की फर्टिलिटी के आधार पे भी इसका वर्गीकरण किया जाता है, जिसमें बंजर, ऊषर, उर्वरा और इस तरह के वर्गीकरण होते थे। तो और जो किसान होता था वो क्या कि एक निश्चित राजस्व जो है शासन को देता था। शासन यानी कि सम्राट को देता था। उसके बाद उपज इतनी ज़्यादा नहीं होती थी कि उसके पास पर्याप्त साधन बच सके। तो जो मुगल काल में जो राजस्व की दर थी वो लगभग 50% तक जाती थी, यानी कि 1/2। हालांकि राज परिवार का मतलब सम्राट या बादशाह का हिस्सा उसमें 1/3 तक ही था, लेकिन जमींदार और उनके कारिंदे इन सबको इनके मशगूल इतने ज़्यादा हो जाते थे कि इन सब को चुकाने के बाद कृषक के पास केवल निर्वाह योग्य उपज ही बच पाती थी, जिससे वो अपना और अपने परिवार का भरण पोषण कर सकता था। तो इस तरह कृषि व्यवस्था जो थी वो राजस्व का प्रमुख स्रोत था, और जो राजशाही थी वो कृषकों के अधिशेष के शोषण पर ही पल्लवित और पुष्पित हो रही थी। तो तमाम प्रयासों के बावजूद या सिंचाई की, जैसा कि सम्राट अकबर ने सिंचाई की व्यवस्था के लिए कई नहरें निकाली, और सल्तनत काल में फिरोज तुगलक ने बहुत कई अच्छी नहरें निकाली थी, लेकिन उसके बावजूद जो उत्पादन में वृद्धि हुई वो न केवल पूरे क्षेत्र में नहीं हुई, क्योंकि सिंचाई की सुविधाएं सीमित क्षेत्र में प्रदान की गई थी। इसके बावजूद जो उत्पादन होता था, तो सिंचित क्षेत्रों में उत्पादन के हिसाब से ही अगर उत्पादन ज़्यादा बढ़ा तो बादशाह ने राजस्व की दर भी बढ़ा दी, जिसका फ़ायदा किसानों को न होकर के बादशाह को हुआ। तो और इस जब राजनीतिक अव्यवस्था का शिकार होता था, तो उस अव्यवस्था के कारण लूट खसोट और करों की संख्या सामान्य दिनों से ज़्यादा हो जाती थी। यानी कि जब सत्ता के छोटे छोटे केंद्र बन जाते थे तो व्यापारियों और किसानों का शोषण बढ़ जाता था। व्यापारियों का शोषण इसलिए बढ़ता था कि थोड़ी थोड़ी दूरी पर ही उन पे विभिन्न राज्य टैक्स की वसूली करते थे, और इसी प्रकार किसानों का होता था। तो वो ज़्यादा छोटे छोटे राज्य पनप गए और उन्होंने अधिक से अधिक टैक्स की वसूली शुरू कर दी। धन्यवाद।